बंदा 12th में है या ग्रेजुएशन फेज में, तो सर कौन से आप फील्ड सजेस्ट करेंगे उसको जो आने वाले समय में फ्यूचर प्रूफ हो? बिल्कुल देखो, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आज के टाइम इंडिया में काम नहीं है, इंडिया और इंडिया के बाहर। न्यूज में भी देखा होगा कि अमेरिका ने बहुत भारी टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया के ऊपर, पहले 25% फिर 50%। तो सर अमेरिका ऐसा पहली बात क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो हर तरह से रशिया के साथ है। अमेरिका जो है वो रशिया के अगेंस्ट है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रशिया की पावर दिनों दिन बढ़ती जाए या कोई भी कंट्री इसको सपोर्ट करे, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट सपोर्ट यूक्रेन को है, बिकॉज यूक्रेन इज कनेक्टेड विद नाटो। रशिया और इंडिया के बीच जो दरार पैदा करना चाह रहा है, तो सर वो रशिया और इंडिया को दूर कर पाया? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर पाया है। जब ये ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी बदलती है, कौन से करियर सेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं? आप अगर कॉमन चीज इसमें देखेंगे तो ये सारी की सारे आइटम्स, ये सारी की सारी इंडस्ट्री उन लोगों से ज्यादा कनेक्टेड है जो लेबर क्लास में है। आने वाले 5-10 सालों में इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो अभी टैरिफ अगर विड्रॉ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं विड्रॉ हुआ, आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी टैरिफ की वजह से? देखिए, एक कंट्री के टैरिफ बढ़ाने से इंडियन मार्केट लड़खड़ा नहीं सकती। क्या सर इसका बेस्ट तरीका क्या है? लाइक मतलब अगर किसी सेक्टर में टैरिफ की वजह से जॉब कम हो जाती है, स्किल को कैसे शिफ्ट करें और करियर को कैसे एडजस्ट करें उस कंडीशन में, जैसे आपको ये लगने लगे कि आपकी जॉब जा सकती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार, और आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं उन्हें पिछले 17 सालों से रिसर्च, टीचिंग और करियर मेंटरिंग में अनमैच्ड एक्सपीरियंस है। उन्हें 20 से ज्यादा नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है और वो करियर जानो जैसी बड़ी फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। और इनकी अचीवमेंट के लिए यहीं तक नहीं रुकती, इनकी जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी काफी मजबूत पकड़ है। तो आज हम इनसे सिर्फ करियर मेंटरिंग के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे करंट हॉट टॉपिक अमेरिका के लगाए गए इंडिया के ऊपर टैरिफ्स के बारे में भी। क्या इससे इंडियन इकोनॉमी डूब जाएगी? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की इंडियन इकोनॉमी पे एक सर्जिकल स्ट्राइक है? और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इससे करियर प्लानिंग में क्या असर पड़ता है और फ्यूचर में इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मोहित बंसल जी का। हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम फाइन। आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन सर। सर पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि सर ये बताइए कि अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि अमेरिका ने बहुत भारी टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया के ऊपर, पहले 25% फिर 50%। तो सर अमेरिका ऐसा पहली बात क्यों कर रहा है? दूसरा मेरा ये क्वेश्चन पूछने का रीजन भी है, हमने इतने बड़े बड़े इवेंट होस्ट करे, मैं ट्रम्प साहब ने मोदी जी के लिए भी करे और मोदी जी ने ट्रम्प साहब के लिए भी। जैसे यहाँ पे जब ट्रम्प साहब आए थे तो हमने नमस्ते ट्रम्प पोस्ट किया था। वहां जब अमेरिका गए थे मोदी जी तो वहां पे हाउडी मोदी होस्ट किया था, और उसके बावजूद मोदी जी ने वहां पे ह्यूस्टन में एक नारा लगाया था, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो इतना सम्मान देने के बावजूद ये अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि पता है कि उन्हें कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है? तो ऐसा यूएस ने क्यों किया, और इससे हमारे जॉब सेक्टर और एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कितना फर्क आएगा? सर आपने इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर 3 बेसिकली क्वेश्चन डाले कि ऐसा पहला क्यों हुआ, और दूसरा हमारे करियर पे इम्पैक्ट क्या आएगा, और तीसरा आपने क्या बताया था कि ये पहले इतनी बैकग्राउंड में चीजें हो चुकी हैं उसके बाद भी ऐसा क्यों किया? एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर तो ये कि ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि देखो, ये दिस इज अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें आदमी या किसी देश को जितना नुकसान हो सकता है, देश की इकोनॉमी उतनी नीचे जाती है और देश उतना पीछे चला जाता है। तो अभी सबसे बड़ा रीजन ये करने का है चिढ़, बिल्कुल चिढ़। अभी गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो हर तरह से रशिया के साथ है, और रशिया अभी अमेरिका जो है वो रशिया के अगेंस्ट है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रशिया की पावर दिनों दिन बढ़ती जाए या कोई भी कंट्री इसको सपोर्ट करे, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट सपोर्ट यूक्रेन को है, बिकॉज यूक्रेन इज कनेक्टेड विद नाटो। तो नाटो के साथ कनेक्ट है, नाटो का पूरा सपोर्ट अमेरिका से मिलता है, और इस वजह से अमेरिका या ट्रम्प कभी भी नहीं चाहता कि रशिया की पावर बढ़े और पुतिन गवर्नमेंट या पुतिन किसी तरीके से आगे बढ़े। और इंडिया की भागीदारी इस पूरे के पूरे इक्वेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ जब इंडिया का सपोर्ट रशिया को मिलता है तो यूएस को या फिर ट्रम्प सरकार को या फिर ट्रम्प को ऐसा लगने लग जाता है कि अगर किसी तरीके से इस पूरी इक्वेशन में अगर हम भारत को रशिया से दूर कर दें तो कहीं ना कहीं अपनी कूटनीति में या अपनी फॉरेन पॉलिसी में हम रशिया को पीछे कर देंगे और रशिया पर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा।
But recently, what India did, India purchased oil and many things. इंडिया ने बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है रशिया से, rather than purchasing these items from अमेरिका। या तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट अमेरिका के लिए खड़ा हो गया, और अमेरिका की चिढ़ है कि जिस कंट्री को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, जो मेरी मनमानी है, मेरी मनमानी के हिसाब से इंडिया क्यों नहीं चल रहा। तो वो एक चिढ़ के कारण, जैसे बच्चा चिढ़ जाता है कि नहीं ये चीज उसको क्यों मिली, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए थी, उस चिढ़ में आकर ट्रम्प ने, अमेरिका ने हमारी एक्सपोर्ट की ही चीजों पर अपना जो टैरिफ है वो पहले 10% से 25% और फिर 25% से 50% कर दिया। दिस इज द रीजन। सर, तो आपको क्या लगता है ये रशिया और इंडिया के बीच जो दरार पैदा करना चाह रहा है, तो सर वो रशिया और इंडिया को दूर कर पाया है या इसमें वो नहीं, कामयाब ऑफ हो कोर्स पाया है? नहीं कर पाया है। इंडिया ऐसा नहीं है कि टैरिफ एकदम बढ़ा दिए गए हैं। जब वो 10% से 25% पे गए, तब भी ट्रम्प सरकार ने, वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हमें वार्न किया था कि अगर आप नहीं रुकेंगे अपनी ट्रेडिंग रशिया के साथ करना, तो हम आपकी टैरिफ बढ़ा देंगे। इंडिया तब भी नहीं रुका। उसके बाद जब 25% से 50% बढ़े, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ हो गया, इनको बढ़ने में लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम लगा, और 1.5 से 2 महीने के बीच में लगभग 20 से 25 बार किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा ये वार्निंग इंडिया को, इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर्स को, इंडियन गवर्नमेंट को दी गई कि अगर आप नहीं रुकेंगे चाइना के साथ अपनी ट्रेडिंग बढ़ाना, तो हम आपके साथ टैरिफ बढ़ा देंगे। अच्छा। बजाय इसके इंडिया ने फिर भी अपने जो रिलेशनशिप हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं रशिया के साथ, रशियन गवर्नमेंट के साथ, वो बहुत ज़्यादा मजबूत किए हैं, बिना ये परवाह किए कि हमारे टैरिफ कितने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं यूएस के अंदर, हमारे आइटम्स पर टैरिफ कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है यूएस पर। ओके। और सर ये बताइए, करियर अपॉर्चुनिटी की बात हुई तो सर क्या जो अभी जिसने 12th क्रॉस करी है या कोई अभी करियर ग्रोइंग फेज में है, तो क्या उनको करियर डिसाइड करते वक्त लोकल मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड को, पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भी मतलब ये करियर अपना डिसाइड करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड लिटरली आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि इस बारे में कोई सोचता नहीं है। यू लिटरली हैव रेज्ड अ क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में, एम्प्लॉय के दिमाग में आ जाना चाहिए था, लेकिन काफी सारे लोगों के दिमाग में अभी तक आया नहीं होगा। यू हैव रेज्ड अ गुड क्वेश्चन। शायद उनके दिमाग में बात आएगी कि हाँ, हमें अपनी स्किल्स चुनते हुए, अपने प्रोफेशन चुनते हुए, अपने करियर चुनते हुए क्या सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को देखना चाहिए, और इट शुड बी द ब्लेंड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंटरनेशनल मार्केट। एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक मार्केट। हमें दोनों को साथ में देखना चाहिए, क्योंकि आज वो टाइम नहीं है कि सिर्फ आपकी कंट्री आपका करियर डिसाइड करेगी। आपकी कंट्री पर बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट्स का, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी का इन्फ्लुएंस रहता है, और हो सकता है किसी दिन, किसी वजह से, किसी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी चेंज होने की वजह से आपका करियर आपसे छूट जाए, आपसे रूठ जाए। सर, जब ये ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी बदलती हैं, तो सर जैसे अमेरिका के टैरिफ्स ले लीजिए, तो सर ये कौन से करियर सेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं? देखिए लक्ष्य जी, अभी जो रिसेंटली ट्रम्प गवर्नमेंट ने जिन सेक्टर्स पर, जिन आइटम्स पर जो यहाँ से, इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं और यूएस में जाते हैं, जिन पर टैरिफ बढ़ाया है, वो टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, स्टील है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी है, और सी फूड है। आप अगर कॉमन चीज इसमें देखेंगे तो ये सारी की सारे आइटम्स, ये सारी की सारी इंडस्ट्री उन लोगों से ज्यादा कनेक्टेड है जो लेबर क्लास में है। तो इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया वो लेबर क्लास पर आया। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इंडिया की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए मैं जो रास्ता चूज करूंगा वो लेबर क्लास का यूज करूंगा, कि लेबर क्लास पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आए। प्लस व्हेन यू एक्सपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, लॉजिस्टिक इज एम्प्लॉयड, ट्रांसपोर्टेशन इज एम्प्लॉयड, शिपमेंट इज एम्प्लॉयड, ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इनसे रिलेटेड जो लोग हैं, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके करियर पर भी खास इम्पैक्ट आने वाला है। आपको क्या लगता है कि जैसे ये ट्रम्प की तरफ से ये कोशिश करी गई है कि लेबर क्लास को धाराशायी कर दिया जाए, तो वो कामयाब हो पाए हैं इस चीज में या नहीं हो पाए हैं? देखिए, कुछ हद तक जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यूएस को एक्सपोर्ट करती थी, उनके लिए वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि जब अचानक से
लगभग 2 महीने के अंदर टैरिफ 10% से 25% और 25% से 50% चला जाएगा। जहां उन्हें टैक्स सिर्फ $10 देना पड़ता था, आज $50 टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स उनके जो आइटम्स हैं वो यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, और वो अगर महंगे हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स कोई भी उनको खरीदना अवॉइड करेगा। वो खरीदना अवॉइड करेगा तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा डाउन होगा। वो डाउन होगा तो मैन्युफैक्चरिंग डाउन होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग डाउन होगी तो सारा सारा लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन वो डाउन होगा, वेयर हाउस डाउन होंगे, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग डाउन होगी, हमारी जॉब्स में कमी आएंगी। तो उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को खास इंपैक्ट पड़ेगा जो जिनका 50% से ज्यादा प्रोडक्शन यूएस को एक्सपोर्ट होता था। सर, अगर किसी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के चेंजेस के तहत अगर किसी इंडस्ट्री में नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, जैसे टैरिफ्स हैं, तो सर इसका स्किल अपग्रेडेशन का बेस्ट तरीका कौन सा होगा? मैं हमेशा स्टूडेंट से और पेरेंट्स से बात करता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मल्टीपल स्किल्स सिखाने के लिए प्रोत्साहित करें, एंकरेज करें, और स्टूडेंट्स को भी डायरेक्ट ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ एक स्किल के भरोसे मत रहें। एटलीस्ट व्हेन यू पास आउट फ्रॉम अ कॉलेज और फ्रॉम यू कंप्लीट अ डिग्री, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 or 3 वर्किंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल स्किल्स। तो कम से कम आपके पास 2-3 स्किल्स होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोगों को काफी फर्क पड़ने वाला है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपना आइटम, अपनी इन्वेंट्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी। अब वो जो लेबर क्लास खाली हुई या जो सुपरवाइजर खाली हुए, जो पूरा का पूरा फैक्ट्री चलाने वाले लेबर मैन पावर खाली हुई, उन लोगों को अगर उनके पास स्किल होती सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट की, या फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की, तो वो आज सिर्फ प्रोडक्शन के लिए खाली नहीं बैठे रहते। आज वो अपना करियर स्विच करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चले जाते, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में चले जाते, या फिर इसके अलावा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट। तो इस तरह की मल्टीपल स्किल किसी के पास होनी चाहिए। और मेरी अभी भी उन लोगों से सजेशन है कि अगर आप लेबर क्लास के हैं और आप किसी वजह से आपकी इस टैरिफ बढ़ने की वजह से जॉब जा रही है, तो आप अपने आप को अपस्किल करें प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, वेयर हाउस मैनेजमेंट के कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करें, एंड यू कैन स्विच फ्रॉम दिस क्लास टू दैट क्लास। दिस इज वन एग्जाम्पल। और सर ये बताइए, जैसे क्या सर इसका बेस्ट तरीका क्या है? मतलब अगर किसी सेक्टर में टैरिफ की वजह से जॉब कम हो जाती है, तो स्किल को कैसे शिफ्ट करें और करियर को कैसे एडजस्ट करें उस कंडीशन में? मैंने आपको अभी बताया कि आप जैसे आपको ये लगने लगे कि आपकी जॉब जा सकती है, तो आप इसको पहले से प्रेडिक्ट करें, पहले से फोरकास्ट करें, और आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, तभी आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज है जो आज के टाइम पर बहुत अच्छे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देती है, और उनकी एक्सेप्टेंस मार्केट में बहुत ज्यादा है। जैसे लिंक्डइन के बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं, कोर्सेरा के बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं। आप वो कोर्स करें ऑनलाइन या ऑफलाइन। उन कोर्सेज को करने के बाद अपनी सर्टिफिकेशन ले, एंड यू हैव ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, 3 years and 4 years. You can show that I'm experienced in this thing, and I have got the certification from a reputed company in this supply chain management or production management or warehouse management. Please allow me to enter your company. I can serve you in these departments. तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन के लिए सपोज करो इससे जुड़े हुए और भी लोग हैं। सपोज करो एचआर मैनेजर इज देयर, उनको लगता है कि मेरी जॉब जाने वाली है, तो वो इससे अच्छा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कोर्स कर सकते हैं, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के कुछ कोर्स कर सकते हैं, डेटा साइंस के कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करके दे कैन स्विच फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट टू द एनालाइज डिपार्टमेंट टू द रिसर्च डिपार्टमेंट। इस तरह से करके वो अपने कोर्सेज को स्विच कर सकते हैं। सर जैसा आपने भी बात करी कि आपको जब लगे कि आपकी जॉब जाने वाली है, सर ऐसे कैसे पता लगेगा? क्योंकि ट्रम्प ने एकदम ऑल ऑफ सडन ही रातों रात ही ओवरनाइट ही उन्होंने 25% का टैरिफ इंपोज करा। I will stop you and I will break you that Trump government has not implemented all these things overnight. ये सब होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लगे हैं, और न्यूज एजेंसी का आई एम थैंकफुल टू द न्यूज एजेंसी कि वो इस तरह की जो प्रेडिक्शंस हैं, फोरकास्टिंग है, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ न्यूज एजेंसी टू शेयर दीज फोरकास्ट प्रेडिक्शंस amongst the Indians, amongst the national residents. उनको बताते हैं बात कि ऐसा होने वाला, और ऐसा हुआ भी, and this happens within a period of 4-5 months, and I should say more than that.
तो 4-5 महीने का टाइम बहुत होता है अपने आप को ये समझने के लिए, समझाने के लिए कि हाँ, हमारी इंडस्ट्री कनेक्टेड है यूएस के साथ, हमारी इंडस्ट्री का बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो यूएस को एक्सपोर्ट होता है, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस न्यू इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। सर लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के लिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। लक्ष्य जी आप बताइए, आप कहाँ अभी कनेक्टेड हैं? यू आर a good podcaster. Yeah. Apart from that, what you do? I'm a IT field guy. आप आईटी फील्ड से हैं। अभी आईटी फील्ड का इस इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि Yes. आईटी सेक्टर्स का या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का या आई शुड से फार्मास्यूटिकल सेक्टर का या फिर हेल्थ केयर सेक्टर का अभी टैरिफ नहीं बढ़ा है, किसी भी तरह सर्विसेज में और प्रोडक्शन में कोई टैरिफ नहीं बढ़ा है। तो आपने उस न्यूज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा, क्योंकि आपके सेक्टर का नाम न्यूज एजेंसीज में बार बार नहीं आया होगा। बट जो लोग बार बार जुड़े हुए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का नंबर आने वाला है, स्टील का आने वाला है, प्रोडक्शन सेक्टर का आने वाला है, सी फूड का आने वाला है, ज्वेलरी का आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उनके कान खड़े हो गए होंगे कि हाँ, हमारी इंडस्ट्री भी ये करती है और हमारी इंडस्ट्री का भी काफी सारा आइटम, काफी सारी इन्वेंट्री यूएस को एक्सपोर्ट होती है। तो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आने लग जाता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, और आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, आपस में डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाती है, फोरकास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो फोरकास्टिंग करके अपने करियर को, अपनी स्किल्स को स्विच कर सकता है। लेकिन सर स्किल डेवलपमेंट में कम से कम 6 महीने तो लगते ही हैं। आप अभी 2 महीने पहले आप कह रहे हैं कि 1.5 से 2 महीना का टाइम लिया है। बिल्कुल तो 2 महीने में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कौन सा होता है सर? कोई आई थिंक तो नहीं होता, और 2 महीने में कोई मतलब स्किल अपनी इतनी डेवलप नहीं कर पाता कि उसे दूसरे सेक्टर में जॉब मिल जाए। तो सर इसमें कैरियर स्विच करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो बहुत बहुत बड़े हैं, जिन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो सर ऑब्वियसली बात है कि अगर करियर स्विच करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सर उस चीज को कैसे करें? लाइक अब 2 महीने में कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, जैसे मैं अभी बोला, तो कम से कम 6 महीने साल भर का टाइम लगता है। तो सर अब अचानक से 2 महीना पहले अगर प्रोडिक्शन कर दी है, तो 2 महीने में कोई सर्टिफिकेशन कोई इतना सीरियस लेता नहीं है कि ये तो प्रोडिक्शन है। तो सर इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए? लाइक देखिए, मैं आपको है ना एक एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ। सपोज इस देश के अंदर 100 ऐसी कंपनियां हैं जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वैसे तो नंबर लाखों से भी ज्यादा हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पर 100 कंपनियां हैं जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है, जो देश में ही नहीं, देश से बाहर भी अपनी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है। उनमें से 10 कंट्री ऐसी हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, 10 कंट्री ऐसी हैं जो यूरोप को करती हैं, 10 ऐसी हैं जो ऑस्ट्रेलिया को करती हैं, 10 ऐसी हैं जो चाइना को करती हैं, 10 ऐसी हैं जो गल्फ कंट्रीज को करती हैं, और उसके अलावा अलग अलग हमारे जो रीजन हैं उनको करती हैं। तो क्या ये बताइए कि 10 जो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को, अब उन कंपनीज में से जो एम्प्लॉइज वहां से खाली हुए, जिनका ले ऑफ हुआ, क्या वो बाकी की 90 बची हुई कंपनी में अपने आप को एम्प्लॉय नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वो कंपनी जो अमेरिका को अपने इन्वेंट्री या अपनी ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रही थी, क्या वो इंडियन मार्केट में अपनी ज्वेलरी नहीं दे रही होंगी? बिल्कुल तो इसका इम्पैक्ट आएगा, वो डायरेक्टली आपका 100% इम्पैक्ट नहीं आता, वो 2, 3, 4, 5% मैक्सिमम आपकी इकोनॉमी को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर को या आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके सर, ओके। और सर आपको, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आने वाले 5-10 सालों में इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो अभी टैरिफ अगर विड्रॉ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं विड्रॉ हुआ तो आने वाले 5-10 सालों में आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी टैरिफ की वजह से? देखिए, एक कंट्री के टैरिफ बढ़ाने से इंडियन मार्केट लड़खड़ा नहीं सकती। दुनिया के अंदर 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं सर, लेकिन बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है अमेरिका इंडिया को। तो अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगी हर सेक्टर में, तो सर इंडिया को बहुत लॉस होगा, उसमें बहुत जॉब जाएंगी। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तो जैसे हमने डिस्कस भी किया अभी कि बहुत लॉस होगा। तो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट चैन है इंडिया को अमेरिका की तरफ से। चलो, मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल के साथ ये बात समझाता हूँ। सपोज आप अपने ऑफिस में ही हैं, आपके ऑफिस में 5 आपके दोस्त हैं। किसी वजह से आपकी दोस्ती एक व्यक्ति से बिगड़ जाती है, क्योंकि आपका रुझान दूसरे व्यक्ति की तरफ ज्यादा है। उसको चिढ़ है कि लक्ष्य की दोस्ती बी के साथ क्यों है, तो ए आपसे लड़ाई करके बैठ जाता है और ए आपसे बोलना चलना बंद करता है। तो क्या आपका जीवन रुक जाएगा? नहीं सर, नहीं रुकेगा, लेकिन बहुत बाकी इम्पैक्ट आएगा सर। थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा और थोड़े टाइम के लिए आएगा। जो आपकी दोस्ती थी, जो आपकी दिलदारी थी, जो आपका लेना देना था, वो बाकी के 4 लोगों से बढ़ जाएगा। जो 10% आपको वहां लॉस हो रहा है,
वो 10% उन 4 बचे हुए दोस्तों में हो जाएगा। यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी वजह से अमेरिकन मार्केट इंडिया को डाउन करने की कोशिश करती है तो ऑफ कोर्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस को इसका इम्पैक्ट आया, 10 ऑर्गेनाइजेशन का अगर इस पे इम्पैक्ट आया है तो वो 10 ऑर्गेनाइजेशन अब अपना रुख किसकी तरफ कर लेंगी? रशिया की तरफ। रशिया इज अ बिग मार्केट। रशिया अब उनसे ज्वेलरी लेना स्टार्ट कर देगा, रशिया उनसे अब स्टील लेना स्टार्ट कर देगा, रशिया उनसे अब सी फूड लेना स्टार्ट कर देगा। या इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा जो व्यापार है, ट्रेड पॉलिसी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कंट्री गए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद ओमान अभी रिसेंटली वो गए हैं। तो ओमान के साथ हमारे बायोलिटरल जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज पर साइन हुआ है, बहुत सारे नए एमओयूज हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक ओमान तक एक्सपोर्ट नहीं होती थी वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गए थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से प्लान, प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छे तरह के इस तरह के इंटेलेक्ट्स हैं जो ये फोरकास्ट कर लेते हैं और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले से ही बता देते हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस विल बी हैंडल्ड बाय दीज फॉरेन विजिट्स, दीज नेशनल विजिट्स, और हम जाकर अपना काम संभाल सकते हैं। अब हम इनको नहीं, उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सर ये तो बात रही एक्सपोर्ट की सर, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ना बहुत भारी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हो या नॉन आईटी हो, वो इंडिया में बहुत चल रही हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट दे रखी है यूथ्स को। तो और बाकी जैसा आपने बात करी कि और कंट्री से झुकाव हो गया इंडिया का, लाइक रशिया हमारा पहले से ही दोस्त है और ओमान से हमारे पहले से ही बायलेटरल चीजें चल रही हैं सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट में बहुत भारी नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका के टैरिफ्स अगर जहां तक आईटी की बात है, आईटी इज अ दैट काइंड ऑफ सेक्टर जहां इंडिया अभी भी यूएस की मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर यूएस की मार्केट इंडियन एम्प्लॉयर्स को ले ऑफ करती है, सो दिस विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर द इंडियन आईटी मार्केट और बहुत बड़े लेवल पर ले ऑफ होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी दुनिया में सबसे सस्ते जो आईटी एक्सपर्ट्स मिलते हैं वो अमेरिका को इंडिया से मिलते हैं। तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि हमारी अगर किसी वजह से यूएस इंडिया के साथ अपना गैप बढ़ाता है आईटी इंडस्ट्री को लेकर बाय ले ऑफिंग द इंडियन मैन पावर, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए नुकसान नहीं होगा, आईटी इंडस्ट्री भी यूएस की ठप हो जाएगी, क्योंकि 60 to 70% ऑफ द आईटी इंडस्ट्री ऑफ यूएस कंट्री इज हैंडल्ड बाय द इंडियन मैन पावर, इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स। तो उसके लिए भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और सर एक चीज़ और बताइए, ये चाइना का इतना झुकाव क्यों हो रहा है आजकल इंडिया के ऊपर? जब से ये ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स लगाए हैं तो चाइना बहुत सपोर्ट कर रहा है इंडिया को और वैसे बैकलैश करता है कि कभी गलवान घाटी करवा देता है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक देता है या फिर कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत बॉर्डर एरियाज पे बहुत सारी तो नोक-झोंक चलती है चाइना के साथ और कभी-कभी डांटता भी है, काफ़ी धमकाता भी है चाइना इंडिया को कि हम बर्बाद कर देंगे, हम बहुत बड़ी एशिया की सुपर पावर हैं, ठीक है। तो आजकल चाइना हम देख रहे हैं इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है सर, उसका मेन कारण क्या हो सकता है? मैं आपको फिर से उसी एग्जांपल पे लेके जाता हूँ जो मैंने आपको दिया था कि आप और आपके 5 दोस्त, लक्ष्य के 5 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। सपोज लक्ष्य की पांचों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, पांचों के साथ इक्वल व्यवहार है, पांचों के साथ इकट्ठा उठना बैठना है और पांचों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बट ए और सी उनकी आपस में नहीं बनती। हियर ए स्टैंड फॉर अमेरिका एंड सी स्टैंड फॉर चाइना। अब ए की किसी वजह के साथ लक्ष्य के साथ बात नहीं बन रही है, तो ऐसे में सी क्या करेगा? आप मुझे बताइए कि अगर एक दोस्त दो दोस्त जिनकी आपस में नहीं बनती लेकिन लक्ष्य के साथ बनती है, लक्ष्य के साथ ए की भी अच्छी बन रही है, लक्ष्य के साथ सी की भी अच्छी बनती है, बट ए और सी की अच्छी नहीं बनती और सी को पता चला कि ए की दोस्ती लक्ष्य के साथ थोड़ी सी खराब हो रही है, तो सी क्या करता है? जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम दूसरे की तरफ चले जाते हैं। सी को हम करते हैं ना कि अब अपनी दोस्ती लक्ष्य के साथ थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करते हैं और ए को लक्ष्य से दूर करते हैं। बिल्कुल सेम प्लानिंग, सेम स्ट्रेटेजी इज बीइंग डन बाय चाइना। ऐसे ही होता है। हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा जो ह्यूमन नेचर है, उसी के हम कि देखो कोई भी देश किसी भी देश के नागरिकों से बनता है
और नागरिकों में अंदर सबके अंदर एक ना एक आदमी है, एक इंसान है, और एक इंसान की टेंडेंसी होती है कि अगर मेरा दुश्मन मेरे दोस्त से दूर जा रहा है तो उसको और ज्यादा दूर कर दूं। वो मेरा दुश्मन तो था ही, उसे मैं अपने दोस्त का भी दुश्मन बना दूं। बिल्कुल। और वो करने का तरीका क्या होता है कि मैं उसके साथ अपनी दोस्ती और ज्यादा बढ़ा दूं। तो हमेशा ये रिलेशनशिप अप डाउन चलते रहते हैं। अब देखिए, हमने चाइना के साथ 2 बार युद्ध भी किए हैं, हमने वॉर भी की है, हमने सब कुछ स्टेबलाइज भी किया। उसके बाद गलवान घाटी भी हुई, उसके बाद पेंगोंग लेक पर कब्जा भी हुआ। आज हम इस फेज में हैं कि उसके साथ रिलेशनशिप और बढ़ा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जो प्रेसिडेंट है उनको साथ बिठाकर झूला भी झुलाया हुआ है, उनके साथ बैठ के चाउमीन भी खाई हुई है, उनके मार्केट्स में भी घूमे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सारे काम भी हुए। उसके बाद गलवान घाटी भी हो गई। तो ये रिलेशनशिप का जो ग्राफ है वो हमेशा अप डाउन रहता है। इट्स नॉट ओनली बिटवीन 2 कंट्रीज एंड 2 प्रेसिडेंट्स और 2 प्राइम मिनिस्टर्स, इट इज द इन्फ्लुएंस्ड ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स का, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स का और बहुत सारी कंट्रीज की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज और उनके रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उस पर 2 लोगों की दोस्ती बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। वो दोस्ती का ग्राफ अप भी जाता है और डाउन भी जाता है। सर लेकिन चाइना का इसमें क्या फायदा है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं वो इंडिया के ऊपर लगाए हैं, और उसने रिलैक्सेशन 90 दिन की दी है चाइना को टैरिफ्स पे, कि हम 90 दिन तक हम उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो सर इसमें चाइना फिर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, जब चाइना के ऊपर टैरिफ लग नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर लग रहे हैं, इंडिया के ऊपर लग रहे हैं। अभी मैं आपसे बताता हूँ कि देखो, इंडिया और चाइना ये पूरे वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी मार्केट जहां कोई भी आकर अपना प्रोडक्ट बड़े आसानी से बेच सकता है, सस्ते में बेच सकता है और आसानी से बिक भी जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर, दुनिया के सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर हैं वो इन 2 कंट्रीज के अंदर है। अब दोनों कंट्री कहती हैं कि हम आपस में ना ट्रेड कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत है किसी और की। बिल्कुल। मैं तुम्हारा सामान खरीदता हूँ, तुम मेरा सामान खरीदो। अगर लक्ष्य जी, आपने पिछले 4-5 साल में ध्यान किया होगा, हमारी मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट बहुत कम हो गया। पहले हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता ही नहीं था, प्लास्टिक में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता था। अब प्लास्टिक में आपको धीरे धीरे दिखना होगा कि मेड इन इंडिया बहुत ज्यादा आ गया, मेड इन चाइना धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है। तो चाइना चाहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में मेरा प्रोडक्ट जैसे पहले सेल होता था वैसे ही दोबारा सेल होना चाहिए। और इसके लिए आई हैव द गोल्डन चांस कि मैं अमेरिका को इंडिया से दूर कर दूं बाय इंक्रीजिंग द वार्म ऑफ रिलेशनशिप इन दिस टाइम। अपनी जो रिश्तों की जो गर्मियां हैं उनको और ज्यादा बढ़ा, जो रिश्ते ठंडे हो चुके थे उन ठंडे रिश्तों को दोबारा से गर्म करते हैं और यूएस को अभी दूर करते हैं। बिल्कुल सर, अभी हमने देखा भी कि इंडिया और चाइना ने मिलके अभी डायरेक्ट फ्लाइट भी रिज्यूम करी है आफ्टर 5 इयर्स। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा मूव है। और लेकिन गलवान घाटी के बाद से बंद हो गया, गलवान घाटी के बाद से बंद हो गए, लेकिन अभी डायरेक्ट दोबारा से रिज्यूम हो गए दोबारा से। तो यही तरीके होते हैं अपने रिलेशनशिप रिज्यूम करने के, और दुनिया मौका देखती है कि हमें कब मौका मिले और कब हम एक ऐसे फेज पर, एक ऐसे टाइम पर आकर अपने रिश्ते गर्मजोशी के साथ मजबूत कर सकें जब किसी को बुरा भी ना लगे और डाउट भी ना हो। और तो पता सबको है कि चाइना क्यों कर रहा है, बट सब डिप्लोमेटिक होता है और सबको अंदर से पता होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो सामने से ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, बट सबको डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है और करना पड़ता है। बिल्कुल सर। चलिए, ये तो बात रही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। अब बात करते हैं सर कुछ करियर एक्सपेक्ट की, क्योंकि आप करियर काउंसलिंग भी आप करते हैं। आप 17 सालों से आप करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों को आपने बनाया है, उनके ड्रीम करियर की तरफ आपने गाइड किया है। थैंक यू जी। तो सर थोड़ा उस पर ही बात कर लेते हैं सर। अब जो अभी बंदा 12th में है या ग्रेजुएशन फेज में, तो सर कौन से आप फील्ड सजेस्ट करेंगे उसको जो आने वाले समय में फ्यूचर प्रूफ हो, बिल्कुल कि मतलब उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, उनका ले ऑफ कम से कम हो? देखो, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आज के टाइम इंडिया में काम नहीं है, इंडिया और इंडिया के बाहर। क्या आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है आईटी बंद हो जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि फार्मेसी बंद हो जाएगी? नहीं सर। क्या आपको लगता है हॉस्पिटैलिटी बंद हो जाएगी? नहीं। क्या आपको लगता है कि फूड इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? नहीं सर। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें काम नहीं है। वन शुड हैव फुल स्किल्स एज पर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन और पर्टिकुलर करियर इज रिक्वायर्ड। जो उस करियर की, उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी स्किल्स उसमें अगर हैं तो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी फेस में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो चेंजिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉलिसी हो, चाहे वो कुछ और हो, उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। जब कोविड आया, कोविड के टाइम पर हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ऊपर चला गया, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और होटल इंडस्ट्री बहुत डाउन आ गई।
लेकिन वो फेज सिर्फ 2 या 3 साल का था। उसके बाद दोबारा से हम देखेंगे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे देश के अंदर जो टूरिस्ट है, कोविड के बाद, कोविड से पहले जो परसेंटेज होती थी और कोविड के बाद जो परसेंटेज है, दैट हैज द सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट्स। हमारे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट बढ़ा है पहले से। तो कभी भी एक इंडस्ट्री अगर डाउन होती है, वो एक टाइम फेज के लिए डाउन होती है, हमेशा के लिए डाउन नहीं होती। नहीं होते सर, बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत लोग उस चीज से डरते हैं, रिसेशन के मतलब नाम से ही डर जाते हैं। रिसेशन एक टेम्परेरी फेज है। एग्जैक्टली। आपने 2009 में रिसेशन देखा था आईटी इंडस्ट्री में, फिर दोबारा से हम रिसेशन देख रहे हैं, बट ये रिसेशन जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और सर मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने 17 साल करियर काउंसलिंग की है, तो इन 17 सालों में आपने कौन से ऐसे फील्ड देखे होंगे या देखे हैं कि जो रिसेशन प्रूफ हो, बिल्कुल जिसपे बिल्कुल भी रिसेशन का कोई इम्पैक्ट आए ना, बिल्कुल भी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। मेरे हिसाब से 2 इंडस्ट्री, एक दवाई और एक खाना, जो लोगों के हाथ से छूट नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये 2 ऐसी सबसे बेसिक नेसेसिटी है कि जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता। उसको खाना तो चाहिए चाहिए और उसको दवाई साथ में चाहिए। सर एचएम आपके हिसाब से फिर आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि अच्छा फील्ड माना जाएगा फिर तो, मतलब एचएम होटल इंडस्ट्री हो गया, तो वो आप कह रहे हैं खाना एक ऐसी चीज है जो रिसेशन पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एचएम मेरे हिसाब से अच्छी फील्ड रहेगी फिर। नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा। मैं उस सेक्टर की बात कर रहा हूँ जो फूड मैन्युफैक्चरर है। अच्छा। होटल इज नॉट अ फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वहाँ सिर्फ खाना प्रोसेस्ड होता है, जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस नहीं होता, वो मैन्युफैक्चर नहीं होता। ओके। तो मैं वो सब कंपनियां जो खाना बनाती हैं या जो फूड आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं, वो सब इंडस्ट्रीज, वो सब कंपनीज, वो सब ऑर्गेनाइजेशन कभी भी रिसेशन में नहीं आ सकती हैं। बट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज नॉट जस्ट लिमिटेड विद द फूड प्रोसेसिंग, इट इज रिलेटेड विद द गेस्ट की जो आवभगत होती है। दिस इज रिलेटेड टू दैट। हॉस्पिटैलिटी इज रिलेटेड टू टूर एंड ट्रैवलिंग, उससे रिलेटेड है। हॉस्पिटैलिटी इज रिलेटेड टू द एविएशंस, थोड़ा एविएशन पर भी इसका इम्पैक्ट आता है होटल इंडस्ट्री का, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, वो भी कनेक्टेड है। क्योंकि हमारे देश में या हमारे देश से बाहर जाने वाले 70% वो लोग होते हैं जो एज अ टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली डिफरेंट। आप फूड मैन्युफैक्चरिंग को हॉस्पिटैलिटी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। वहां फूड प्रोसेस होता है, फूड सर्व होता है, वहां हमारे गेस्ट की आवभगत होती है। अच्छा। वहां उनको अच्छे ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, उनके लिए अकोमोडेशन का अरेंजमेंट है। बट फूड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनीज वो अलग है। जैसे हमारी डाबर है, किसान है, या फिर पार्ले जी है, राजधानी है, इस तरह की बहुत सारी हजारों कंपनियां इंडिया में जो फूड मैन्युफैक्चरिंग करती है, लोगों के लिए खाने पीने के सामान बनाती है। दोज आर टोटली इम्पैक्ट फ्री, और यू कैन से, जो आपने वर्ड दिया था, रिसेशन प्रूफ। दीज कंपनीज आर रिसेशन प्रूफ। बट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हमने कोविड में देखा कि लोगों का माइंड सेट हो गया कि हमें शायद दूसरी कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए, हम स्ट्रक हो सकते हैं कि किसी वजह का पेंडेमिक वहां पर आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हम वहीं फंस जाए। तो लोगों ने दूसरी कंट्रीज में जाना छोड़ दिया। उनको लगा कि दूसरी कंट्रीज में अलग तरह के वायरस बन रहे हैं या किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हो सकता है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ जाए। हम अपनी कंट्री के अंदर हैं तो हम अपने घर पर सुरक्षित पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में अगर हमें अपनी कंट्री पर आना हो तो शायद हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस माइंड सेट की वजह से टेम्परेरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और होटल इंडस्ट्री के अंदर डाउनफॉल आया था। नाउ दिस इंडस्ट्री हैज अगेन रिवाइव्ड। सर आजकल के यूथ में हम देख पा रहे हैं करियर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो सर करियर कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, और उसका थोड़ा सा एक सॉल्यूशन भी बता दीजिए सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लक्ष्य। सपोज आपको अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदनी है और एक आप ऐसे शोरूम पर चले गए हैं, आप सपोज करो अपने लिए एक अच्छा सा बिजनेस सूट लेना चाहते हैं, आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है और उसके लिए अच्छा सा बिजनेस सूट लेना चाह रहे हैं, और आप एक बहुत अच्छे शोरूम पर चले गए, वहां उन्होंने आपको 70 तरह के बिजनेस सूट दिखा दिए, तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। और उस अगर वही वहां पर जो आपको अटेंड कर रहा है, वो अटेंडेंट आपको सेलेक्टेड 10 पीस दिखाता कि सर मेरी चॉइस के हिसाब से, आपकी फिजिक के हिसाब से मैं आपको ये 10 पीस दिखा रहा हूँ, इन 10 पीस में से आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी सर। घटेगी। तो हमारे पास आज के समाज में, आज की इंडस्ट्री में, आज के एजुकेशन सेक्टर में, आज के करियर में, आज की प्रोफेशनल लाइफ में, वी हैव मोर देन, आई शुड से 200 ऑप्शंस। 151 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो एक स्टूडेंट कर सकता है 12th के बाद, और लगभग 150 से 200 से ज्यादा
प्रोफेशन है जिनको वो चुन सकता है 12th अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। सर लेकिन कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे कंफ्यूजन ये बहुत, क्योंकि इस फेज से मैं भी गुजरा हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन, मैं इसे बताता हूँ रीजन और बताता हूँ। एक तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज से 15 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, जब लोगों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं थे, तो लिमिटेड 10-12 ऑप्शंस होती थी। उन्हीं 10-12 ऑप्शंस में से हमें चुनना होता था। और हमारे जो माता पिता, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे लिए वो अटेंडेंट का काम करते थे कि उन 70 ऑप्शन में से वो 10 ऑप्शन लाकर हमारे सामने रख देते थे। और इन एक्चुअल आपको बात बताऊं तो हमारे पेरेंट्स को भी 10-12 से ज्यादा ऑप्शंस पता ही नहीं होते थे। कुछ स्पेशल इंटेलेक्ट या करियर कोच होते थे जो इन ऑप्शंस के बारे में जानते थे, और जो लोग वहां तक पहुंच जाते थे उनको वो बाकी की बची हुई ऑप्शंस में से बहुत अच्छी कोई ऑप्शन अपने पास से मिल जाती थी। तो अब हमारे पास मोबाइल फोन आ गए हैं, अब हमारे पास इंटरनेट आ गया है। हमें बताने के लिए कम से कम भी 70 लोग हो चुके हैं। पहले सिर्फ हमारे पेरेंट्स या हमारे अंकल आंटी होते थे हमें बताने वाले, या हमारे टीचर्स होते थे, 3 से 4 लोग होते थे हमारे पास। अब हमारे बताने वाले, हमें कम से कम भी 50 इन्फ्लुएंसर तो हमें अपने मोबाइल फोन में मिल जाएंगे अगर हम 2 मिनट भी सर्च करें तो। और इंटरनेट अपनी तरफ से, मोबाइल फोन अपनी तरफ से, लैपटॉप अपनी तरफ से, बहुत सारे रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं। एक स्टूडेंट के पास चारों तरफ से अटैक हो रहा है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये अच्छा रहेगा, वैसा अच्छा रहेगा, ये बुरा रहेगा, ये मत करना। तो सर इस चक्कर में डिप्रेशन का कारण ही बनता जा रहा है, क्योंकि पहला तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है कंफ्यूजन का, जो आपने सबसे पहले पॉइंट पूछा, कंफ्यूजन। तो इस वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है, और कंफ्यूजन में बहुत सारे स्टूडेंट डिसीजन ही नहीं ले पाते। बिल्कुल। मैं एक करियर कोच हूँ, मेरे पास अभी वी आर लिविंग इन द मंथ ऑफ अगस्त। हाँ। इंडिया में इस टाइम एडमिशन की क्लोजिंग चल रही है। अगस्त लास्ट वीक तक इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन के एडमिशन क्लोजिंग स्टेज पर आ जाते हैं। बिल्कुल। बट स्टिल आई एम गेटिंग द स्टूडेंट्स जो मुझे आकर ये कहते हैं कि सर मुझे 4 महीने हो गए, मैं अभी तक अपने लिए कोर्स ही नहीं चुन पा रहा हूँ। मैं 4 महीने से सोच रहा हूँ, कभी इसमें मन करता है जाने का, कभी उसमें मन करता है। कभी मैं सोचता हूँ ये यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी, कभी लगता है ये कॉलेज अच्छा रहेगा, कभी लगता है ये कर लेना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए। जो मैंने किया था सिलेक्ट पहले वो अच्छा नहीं लगता, दूसरा अच्छा लगने जाता है। तो इस तरह से करके मेरे पास डेली बेसिस पर केसेस आते हैं कि सर इसका सोल्यूशन कैसे करें, हम अभी तक कंफ्यूज हैं। तो सोच के देखिए, 12th के एग्जाम दिए, दे वर गॉट फ्री इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 मंथ एंड 15 डेज। उनको आज भी ये कंफ्यूजन है कि हम करें क्या। सो दिस इज द सीन इन टुडेज मार्केट, जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस। एंड बिग थिंग इज दैट हमें मोबाइल में इन्फ्लुएंसर तो मिल रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर ठीक कंटेंट नहीं परोसते। हमें मिसलीड करने वाले कंटेंट मोबाइल फोन पर बहुत मिल जाते हैं। हमें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर बहुत मिल जाते हैं। हम जो करना चाहते हैं उससे दूर ले जाने वाला कंटेंट दुनिया भर का एमबीज में, टेराबाइट्स में इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, और वो कंटेंट धीरे धीरे करके उसकी नसों में डेली की बेसिस पर, मिनटों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, सेकंड्सों के हिसाब से वो उसकी नसों में भरता जा रहा है। सर इसको फिर अवॉइड कैसे किया जाए? लाइक मतलब अगर कोई करियर के फर्स्ट स्टेज पे है तो वो करियर कैसे डिसाइड करे? इतने सारे जब ऑप्शन उसके पास आते हैं तो, या उसे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या फिर माँ बाप की दी हुई सलाह पे ही चलना चाहिए? सर सबसे जरूरी चीज है, जो मुसीबत आपकी जेब में है उस मुसीबत को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो मुसीबत आपको कंट्रोल ना करे, आप उसको कंट्रोल करो। अच्छा, मतलब मनी नहीं, मोबाइल। ओके, अच्छा, मोबाइल। Everyone in this country, every student, every parent, every guardian, every person, everyone is now have been controlled by this latest technology of the world, the biggest technology of the world, जो हमारी जेब में पड़ी रहती है। आप देखोगे, आप सपोज आप मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने ना लेफ्ट वाले से बात करेंगे ना राइट वाले से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। एग्जैक्टली। चाहे वो आपको पास बैठी लड़की बड़ी पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान कहाँ रहेगा? मोबाइल में। आपकी सोशल मीडिया पर क्या नोटिफिकेशन आई है, उसने आज क्या पहना था, उसने आज क्या खाया था, वो कहाँ घूमने गया था, उसको मैंने लाइक किया नहीं किया, उसने मेरा पोस्ट लाइक किया नहीं किया। हमारा दिमाग सिर्फ इन चीजों में रहता है। हम एक आर्टिफिशियल वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, हम रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम से स्टूडेंट को छुटकारा मिल जाए तो उनके लिए अपना पैशन फॉलो करना, अपने लिए एक अच्छा सा कोर्स सेलेक्ट करना जिससे उसका करियर बन सके, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। सर लेकिन बहुत लोगों को ये भी रहता है ना कि उसे डाउट रहता है अपने ऊपर कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो फॉलो करना चाहता है अपने पैशन को, लेकिन उसे डाउट रहता है कि मैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऐसे तो में सबसे ज्यादा जरूरी है करियर कोच से मिलना।
क्योंकि अच्छा। पेरेंट्स आर नॉट इक्विप्ड विद दो स्किल्स कि वो अपने बच्चे के इंटरनल ट्रेड्स पहचान पाए कि ये उसके सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, ये उसकी करियर एस्पिरेशन है, ये उसकी स्किल है, ये उसके एप्टीट्यूड है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। ये उस पेरेंट्स के अंदर वो समझ नहीं है कि इन पांचों पैरामीटर्स को पहचान सके। एक करियर कोच के पास वो पहचान होती है, वो समझ होती है, वो विजडम होती है कि इन चीजों को अच्छे से समझ सके और उस स्टूडेंट को उस स्किल, उस एप्टीट्यूड, उस पर्सनैलिटी, उस एस्पिरेशन, उस इंटरेस्ट के हिसाब से एक अच्छा सा कोर्स चुन के दे, एक अच्छा सा कॉलेज चुन के दे और एक अच्छे करियर की तरफ आगे बढ़ा दे। सर, आप मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आपके गोल्डन एडवाइस यूथ चाहते हैं कि आपको 17 साल का करियर काउंसलिंग एक्सपीरियंस है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि लोगों को ज्यादा पता लगे जी, कि आप बहुत अच्छे थैंक यू कोच सो हैं। मच, थैंक यू सो मच। तो सर, वो करियर के स्टार्टिंग फेज में है एक ही यूथ, और वो आजकल के ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट से डर रहे हैं, तो सर वो अपना करियर कैसे सेलेक्ट करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है दो बार। एक बार स्ट्रीम सिलेक्शन, सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th क्लास, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टाइम अ परफेक्ट कोर्स एंड परफेक्ट कॉलेज सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आफ्टर 12th क्लास। अगर ये दो डिसीजन उसने बहुत ज्यादा सोच समझ के पूरे रिसर्च, पूरे एनालिसिस के साथ लिए हैं, तो वो अपने करियर में कभी भी लड़खड़ा नहीं सकता। अगर ये दोनों डिसीजन उसने कैजुअली लिए हैं, पहला डिसीजन और दूसरा डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट पहला डिसीजन है, फिर दूसरा डिसीजन है, किसी वजह से पहला डिसीजन गलत हो गया है, अगर उसने दूसरा डिसीजन भी बिना रिसर्च, बिना एनालिसिस के साथ ले लिया, तो उसका करियर बर्बाद होना तय है। तो मेरी इंपॉर्टेंट सलाह ये है कि इट्स नॉट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन, इट्स अबाउट selection of subject stream after 10th class and selection of perfect course and college after 12th class। चीज जो गड़बड़ होती है वो यहाँ से होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा, कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो लकड़ी की अलमीरा बनी हुई है, वुडन अलमीरा बनी हुई है, एक दिन हम दरवाजा खोलते, दरवाजा हमारे हाथ में आ जाता है क्योंकि उसको टर्माइट ने खाया होता है। अगर हम 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 10 महीने पहले ये सेंस कर पाते कि हमारी अलमीरा के अंदर टर्माइट आ चुका है और उसको अभी से रजिस्ट कर दो, उसको अभी से हम पंप अप कर दें और अभी से हम स्प्रे कर दें मेडिसिन का वहां पर, तो वो रुक सकती है। तो जो गलतियां हमने पहले एक बार कर दिया है, उस गलती का सोल्यूशन आपको 5 साल की ग्रेजुएशन के बाद, 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद मिलना मुश्किल है। सर, तो गॉडफादर की भी जरूरत है सर गाइडेंस के लिए, लाइक आफ्टर 12th या आफ्टर 10th की, मतलब कोई गोल्डन एडवाइस दे आफ्टर 10th की, कोई आपके ऊपर बैठा हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए? देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सर मुश्किल हो जाता है काफी, मतलब ये नहीं, इट्स नॉट दैट चैलेंजफुल थिंग कि मुश्किल हो जाता है, इट्स वेरी इजी। आप अगर आसपास इस तरह के लोगों को, करियर कोच को ढूंढेंगे, किसी अच्छे करियर काउंसलर को ढूंढेंगे, किसी अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन को ढूंढेंगे जो विदाउट एनी बाइसिंग, विदाउट एनी पार्शियलिटी आपको एक डिसीजन दे, तो आपको आसानी से इस तरह के लोग मिल जाएंगे, बट आपको ढूंढने की रिक्वायरमेंट है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, हमारी इंडियन फैमिलीज में पेरेंट्स थिंक कि जो वो स्टूडेंट के लिए करेंगे, जो अपने बच्चे के लिए करेंगे, वो हमेशा ही ठीक होगा, और ये हमेशा हम ठीक करेंगे अपने बच्चे के लिए, ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, मैं 100% एग्री इस चीज से, लेकिन आप हमेशा अच्छे डिसीजन ले पाए अपने बच्चे के लिए, दिस इज नॉट द राइट थिंग। ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ये सही माइंडसेट नहीं है। तो ऐसे में जब भी करियर सिलेक्शन की बात आए, कोर्स सिलेक्शन की बात आए, कॉलेज सिलेक्शन की बात आए, तब आपको एक करियर एक्सपर्ट से जरूर मिलना चाहिए, मेरी ये सलाह है। आपसे एक छोटा सा एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सपोज आपको कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सपोज करो स्टमक पेन हो रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है स्टमक पेन के लिए मैं ये टैबलेट ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्टमक पेन हुआ, आपको लग रहा है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जॉब जा सकती है इस वजह से, या मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल फील हो रहा है, तो आप पेरेंट्स की सलाह लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं? सर, डॉक्टर के पास। एडवाइस जो सही मेडिसिन दे सकता है, जो उसका सही ट्रीटमेंट कर सकता है, जो उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकता है, वो डॉक्टर है, पेरेंट नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट इज द दैट पर्सन की जो आपकी सेहत के लिए चिंतित है, लेकिन वो आपको दवाई नहीं दे सकता, वो मेडिकेशन नहीं दे सकता, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, वो कोच ही दे सकता है, वो कोच ही दे सकता है, जिसका काम है, जिसका प्रोफेशन है ये। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल, दिस इज द थिंग। थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और हमें ये भी आशा होगी कि हमारे ऑडियंस को हमारी ये चर्चा बहुत पसंद आएगी और कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। यही पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। तो ये थे डॉक्टर मोहित बंसल जी,
और हमने इनसे बहुत अच्छी चर्चा करी और आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर हमारी चर्चा आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त से शेयर कीजिए। धन्यवाद।